मोमेंट के बारे में आपको जब टॉर्क समझा रहा था तब भी बताया था कि रोटेशन में ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई सभी को? आप लोग क्लियर है तो प्लीज एक बार यस लिख दीजिए भाई जल्दी से। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो मैंने जब फोर्स पढ़ाया था, फोर्स का मोमेंट निकालना सीखा था, उसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चे, उसमें हम फोर्स जिसका मोमेंट निकाल रहे हैं उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये जनरल तरीका बताया था। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से होता है, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी जिसका हम एंगुलर मोमेंट निकाल रहे होते हैं। तो यहां पर किसका मोमेंट होगा, तो देखो मान लो कोई एक बॉडी है, वो मूव कर रही है किसी v वेलोसिटी से, मूव कर रही है, उसका मास m है, ठीक है, m मास की बॉडी है और वो v वेलोसिटी से क्या हो रही है, ट्रांसलेट कर रही है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है mv, इसका लीनियर मोमेंटम होगा। mv इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है, आप इसको बोल सकते हो कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो p भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। इसका जो p होगा, p भी इसी डायरेक्शन में होगा, p जो कि क्या होगा, mv, लीनियर मोमेंटम, यही बोल सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इस लीनियर मोमेंटम का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। कहां पे निकालना है, किसी भी जनरल पॉइंट पे, मान लो यहां पे निकालना है। यहां पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे हमें इस पर्टिकुलर लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से यहां एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे। सेम वैसा ही है जैसे r क्रॉस f था, ये पोजीशन वेक्टर होगा r और ये होगा p वेक्टर, ये होगा अपना p वेक्टर। तो r क्रॉस p जनरल जो डिफाइन होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट ए पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप l डिफाइन कर रहे हैं तो पहला केस ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिख सकते हो बच्चों, r क्रॉस p, l जो होगा वो लिखा जाएगा r क्रॉस p, जैसे वहां f होता, टाउ होता था r क्रॉस f। हमें किसका मोमेंट निकालना है, फोर्स का। यहां पे किसका मोमेंट निकालना है, लीनियर मोमेंट का। तो हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, किसको ज्वाइन कर रहा है, जहां पे मुझे इसका मोमेंट निकालना है, वहां से कहां पर, उस पर्टिकुलर p वेक्टर पे। तो r क्रॉस p, इसको अगर आप ओपन करते हो तो मॉड l क्या होगा, मॉड l आपका क्या होगा, तो मॉड l के लिए आप बोल सकते हो आर पी साइन थीटा, है ना, मतलब पी आर साइन थीटा, ऐसे बोल सकते हो। वे थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड, ये जो आर वेक्टर है और ये जो पी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है अपना थीटा। दिस इज आवर थीटा, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो देखिए इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, आर क्रॉस एफ के बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यहीं से आ जाएगा।
आप अगर इस पे जिस पॉइंट पे इसका मोमेंट निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो वो लीनियर मोमेंट के लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जिसको आप आर परपेंडिकुलर बोल सकते हो। और अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये सब जाना पहचाना ही आपके लिए है। तो आर साइन थीटा, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ये भी एक फॉर्मूला है। ये इससे आपको केवल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो P इंटू आर परपेंडिकुलर, दिस इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट वी कॉल इट एंगुलर। तो ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड देगा। ये फॉर्मूला आपको वेक्टर में, अगर आपको आर वेक्टर पता है, पी वेक्टर पता है, तो आप यहां से एल वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकलेगा, जैसे टॉर्क का निकलता था। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, जैसे आप टॉर्क का निकालते थे, आर क्रॉस एफ, है ना। वहां पे आप फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच करते थे और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता था उस तरफ रोटेट करते थे। अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। ठीक उसी तरीके से इसका भी है। सभी को पता है कि आर क्रॉस पी में जो एल होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी वेक्टर होगा एल। ठीक है, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो आपको मान लो एक ऐसा सिचुएशन मिले तो आप इजीली बता सकते हो कि इसका कभी भी जो P है अपना, जो लीनियर मोमेंटम है, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो वहीं से पास हो रहा है। मान लो ये है, मुझे चाहिए इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस O। इस P का हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो आप देखो कि आर वेक्टर, इस अगर आप यहां से आर वेक्टर ड्रॉ करते हो तो आर वेक्टर यही होगा। तो या तो आप ऐसे देख लो कि आर वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर, तो मतलब थीटा 0 है, एंगुलर मोमेंटम इसका अबाउट O 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इसका O पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो O से पास हो रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है ना। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस P का लीनियर मोमेंटम का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो O से बच्चों पास हो रहा है। तो जब ये O से पास हो रहा है, इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो गया। सिमिलरली आपने ये चीज टॉर्क में भी देखा था कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वहीं पे अगर हमें निकालना हो तो उसका टॉर्क 0 होगा। वैसे यहां पर एंगुलर मोमेंट भी 0 होगा। क्लियर है? तो जैसे यहां पर अगर मैं कितने भी पॉइंट्स ले लूं, ये वाले यहां पे इस लाइन पे मैं कितने भी पॉइंट्स ले लूं, सब पे इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा, कोई मोमेंट नहीं आएगा, लीनियर मोमेंट का कोई मोमेंट नहीं आएगा। और आप इसको थोड़ा फील कर सकते हो क्यों ऐसा होगा, आप इसको थोड़ा फील कर सकते हो क्या? इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोमेंट का मतलब घूमना है ना। अगर आप यहीं पर हो तो ये तो सीधा है, ये घूमेगा नहीं। जबकि आप यहां पे खड़े हो तो आप खुद से थोड़ा फील करो कि ये यहां पर है, फिर कुछ देर बाद क्या होगा, यहां पर जाएगा, फिर यहां पर जाएगा। तो आपको क्या दिखता है कि आपका रोटेशन हो रहा है कि नहीं? आपका हर इंस्टेंट पे रोटेशन हो रहा है, ये थीटा बदल रहा है। तभी जाके आपको ये क्या मिल रहा है, लीनियर मोमेंटम का एक एंगुलर मोमेंटम या उसका एक मोमेंट मिल रहा है। दैट इज द रीजन। तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें आपसे ये पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने क्या किया, एक बॉडी है उसको ड्रॉप कर दिया, एक बॉल है या कुछ भी है उसको हमने h हाइट से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और यहां पे कोई ग्राउंड है,
इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है यहां पर ए, और एक जस्ट इसके इधर एक पॉइंट है बी। ये यहां से अब गिरेगा इस तरीके से, तो यहां पे इसका एक पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में दूरी है डी। आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, आपने यहां से इसको रिलीज कर दिया एट टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अंडर ग्रेविटी ये गिरेगा, अंडर ग्रेविटी ये क्या होगा, गिरेगा। तो जब ये अंडर ग्रेविटी गिरेगा, आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, तो जब ये अंडर ग्रेविटी गिरेगा तो किसी टी टाइम में आपको बताना है, किसी टी टाइम में आपको बताना है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड बी। किसी टी इक्वल टू टी टाइम में हमें बताना है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम। मास इसका m है, मास m है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी टी टाइम, है ना, किसी टी टाइम, और ये h हाइट है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल एट टी इक्वल टू टी, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के रेस्पेक्ट में हमें बताना है। तो सभी को पता है कि बी के अबाउट कभी भी, बी के अबाउट कभी भी इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा 0 होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बी से पास होगा। ठीक है, तो जब वेलोसिटी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन बी से पास होगा बच्चों, तो उसका लीनियर मोमेंटम का भी लाइन ऑफ एक्शन बी से पास होगा। जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो इसका तो अपने पास 0 हो गया। अब बात करते हैं इसके लिए। तो एल ऑफ बॉल, एल ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बी हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, किसी भी टाइम में, किसी भी टाइम में वो हमेशा 0 होगा। नाउ एल ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो उसके लिए आपको दिखता है कि पी, अगर मैं बोलूं कि इस इंस्टेंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो ये जो वेलोसिटी वी होगी, ये वेलोसिटी वी क्या होगी, ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, एक्सेलरेशन जी है, तो क्या इसको आप निकाल सकते हो वी को। वी क्या लिखेंगे, v जो होगा वो u प्लस ए टी, u अपना 0 है तो v हो जाएगा gt, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम हमें चाहिए था, तो v हो जाएगा gt। ठीक है, बिना भाई दुर्गेश आप एम डी जी टी कैसे लिख रहे हैं, हाँ ठीक लिख रहे हैं, ठीक है, एम डी जी टी, तो ये हो जाएगा। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम, एम वी, दैट इज एम जी टी। अब इस लीनियर मोमेंटम इधर ही अपना पी भी होगा। अब इस लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होगा, तो व्हाट इज एल ऑफ बॉल अबाउट ए, एल ऑफ बॉल अबाउट ए होगा एम जी टी इंटू डी, है ना। अगर आप वेक्टर लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, पी इधर है, फिंगर को जो है, फिंगर को पी की डायरेक्शन में ले जाइए और इसको ए की डायरेक्शन में घुमाइए, ए की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन है, अगर इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के कैप, ये हो जाएगा अपना माइनस के कैप। सभी को क्लियर है, ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो P और ये ए की तरफ घुमाएंगे तो ये होगा माइनस के कैप, तो ये आ जाएगा एम जी डी टी, है ना, ये आ जाएगा एम जी डी टी। तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और भी है कि आप यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, है ना, और इस पोजीशन वेक्टर को लिखो। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, वो थोड़ा लंबा होगा।
आप सेकेंड अप्रोच क्या ले सकते हो, आप आर वेक्टर लिख सकते हो। अगर ये मान लो एच हाइट है, ये आपको दिया जा रहा है कि ये एच हाइट से रिलीज हुआ है, ये एच हाइट से रिलीज हुआ है, ये आपको मान लो दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आते आते ये हाइट निकाल लो, तो पोजीशन इसको आप 0,0 मानो, तो क्या आप यहां पे एक पोजीशन वेक्टर बता सकते हो क्या? आप एक पोजीशन, चलो इसको दूसरे में ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो करेंगे। तो M2 ये है, तो M2 का अप्रोच ये है बच्चों। सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप यहां से वेक्टर, वो लंबा होगा, आप यहां पे क्या करिए, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करिए। ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इसको आप 0,0 लिख दीजिए। इसको एक्स एक्सिस मानिए और इसको वाई एक्सिस, है ना। ये मानिए एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। भाई अंकित, फ्लूइड जो है जब ये चैप्टर खत्म होगा तभी होगा, रोज एक ही चीज क्यों पूछते हैं? रोटेशनल डायनेमिक्स के बाद फ्लूइड होगा। अब यहां पे अपने पास ये डिस्टेंस कितना है, उससे हम h को माइनस करें तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है, वो पता है। तो पोजीशन वेक्टर r क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, t टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया होगा। इसको अगर हम y ले लें तो y क्या हो जाएगा, हाफ GT²। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पोजीशन वेक्टर r क्या हो जाएगा, ये y लिया है, ध्यान रखिएगा, इसको y1 ले लो, y1 नहीं तो, ठीक है, और ये y ले लो, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा h-y1, तो y हो जाएगा h-हाफ GT²। तो पोजीशन वेक्टर r क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर r लिख सकते हैं di प्लस yj, that is di प्लस h-हाफ GT²j, ये हो जाएगा r वेक्टर, ये हो जाएगा r वेक्टर। बोलो, अब आप p वेक्टर निकाल सकते हो बच्चों। p वेक्टर क्या होगा, m इंटू वी वेक्टर, और v अभी आपने लिखा था, v क्या लिखा था, mgt माइनस j। फिर l जो होगा अबाउट a, वो होगा r क्रॉस p। लंबा है ये, बट अप्रोच सबको सब सारे अप्रोच पता होना चाहिए, कब कौन सा अप्रोच की जरूरत पड़े पता नहीं। ठीक है, ये होगा r क्रॉस p, p होगा mgt माइनस j। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कौन है भाई ये जो पूछ रहा है, जो y इक्वल टू हाफ GT² कैसे हुआ? आप क्या पढ़ते हो बच्चों, कौन है ये हैं? और पूछ कैसे रहा है ये? अरे यार, आपको ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं पता है? आपको ये नहीं पता s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² होता है, और यहां पे u 0 है, तो आपने इसको रिलीज कर दिया, तो t टाइम में आपने a की जगह g है। गजब हो भाई, ये सब पूछ रहे हो। अब यहां पे j क्रॉस j बच्चों 0 हो जाएगा। देखो, ये टर्म 0, आप ओरली कर सकते हो, कोई डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। j क्रॉस j 0, i क्रॉस j होगा, ये होगा i का j के साथ, और ये आ जाएगा कितना, mg/dt, यही तो आया था। और i क्रॉस j है ना, i क्रॉस j होता है k, और ये हो जाएगा माइनस k। सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा वेक्टर से भी। ठीक है भाई, आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको PYQ तो करीब 10 साल का करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुरू के 3 साल के करिए, 4 साल के। ठीक है,
तो ये हो जाएगा एम जी डी टी माइनस के कैप, एम जी डी टी माइनस के कैप। आगे बढ़े बच्चों, तो इस तरीके से आप दूसरा अप्रोच भी देख सकते हो। मान लीजिए इसी में आपसे मैं बोलूं कि एक प्रोजेक्टाइल का केस लेते हैं और कोई पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर दे रहे हो, विथ सर्टेन वेलोसिटी यू, कोई सर्टेन वेलोसिटी u से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। सबको पता है ये प्रोजेक्टाइल बनेगा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल का बच्चों आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम, ये ओरिजिन है, जब ये किसके जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो यहां से t इक्वल टू 0 से आपने किया, फिर किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और फिर ग्राउंड पे पहुंच रहा है। तो आपको दो सिचुएशन दी हुई है, जब ये यहां पहुंच रहा है और फिर से ये यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, अबाउट ओरिजिन। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट ओरिजिन, है ना, व्हेन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। और दूसरा है जस्ट रीचेस टू ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आ गया। तो कोई पार्टिकल अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अगर ग्राउंड से आप फेंक रहे हो और ग्राउंड पे जा रहा है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो आपको दो स्टेज में आपसे पूछा जा रहा है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपसे बोला जा रहा है कि बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जल्दी बताओ आप लोग। यू और थीटा दिया है, तो आपको आंसर यू और थीटा के टर्म्स में ही बताना होगा, है ना, यू और थीटा के टर्म्स में। रोटेशन कितनी क्लास में होगा आप पूछ रहे हैं, आपने ऑफलाइन में पढ़ लिया है, ओके। अरे भाई आप ऑफलाइन में पढ़ लिए हो तो यहाँ भी पढ़ के देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। ऐसे मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं बोल सकता, फिर भी नेक्स्ट वीक तक तो कम से कम जाएगा, नेक्स्ट वीक तो पूरा ही जाएगा, उसके बाद एक दो लेक्चर और भी हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे इसके बारे में क्या दिखता है आपको, इसके बारे में क्या दिखता है, कितने लेक्चर में माधव रोटेशन खत्म कर लिया आपने ऑफलाइन क्लास में? माधव जरा कमेंट करो, कितने लेक्चर में ऑफलाइन क्लास में आपने खत्म कर लिया? यहां पर जब ये जाएगा तो सभी बच्चों को पता है कि क्या होगा, ये अपने पास u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा, तो ये बच्चों आएगा u cos थीटा, ये आएगा u sin थीटा। तो जब आप यहां पर होगे तो ये केवल u cos थीटा होगा, और पूरा का पूरा लीनियर मोमेंटम, पूरा का लीनियर मोमेंटम भी इधर ही तो होगा, P भी इधर ही होगा, वो क्या होगा m इंटू यू कॉस थीटा, मानते हो कि नहीं? इसका मास दिया होगा आपको, ये m दिया होगा,
7 दिन में खत्म हो गया रोटेशन, वाह क्या बात है। 4 लेक्चर तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है भाई, तो फर्क है पड़ता है ना भाई, वही बात है। 7 लेक्चर में रोटेशन जैसा टॉपिक कैसे खत्म हो सकता है। एम यू कॉस थीटा, तो यहां से लाइन ऑफ एक्शन से, ध्यान से देखो बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन से ये P है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर से ले आओ, और इस पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यही तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आर परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर होगा, वो एच मैक्स के बराबर होगा। दिख रहा है कि नहीं। तो यहां वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका यहां से क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर, तो आप क्या लिख सकते हो, एल अबाउट ओ क्या होगा, एल अबाउट ए ओ, एल अबाउट ओ पहले पार्ट को कर रहा हूं, तो क्या लिखोगे, एम यू कॉस थीटा, इसको डायरेक्ट लिखें बच्चों, एम यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स, ये डायरेक्ट लिखें क्या। अगर वेक्टर लिखना चाहोगे तो वेक्टर भी लिख सकते हो। वेक्टर क्या होगा, P इधर है, ओरिजिन इधर है, घुमाओ क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस के कैप, तो वेक्टर लिखना चाहोगे तो आप वेक्टर लिख सकते हो माइनस के कैप। इसको एम यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स को क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, ये आपका होगा। आपको एंगल दिया जाएगा है ना, आपको एंगल दिया जाएगा, आप एंगल पुट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास है कि एंगुलर मोमेंटम जब वो कहां पर गिर रहा है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे गिरेगा तो सेम वेलोसिटी लेके आएगा, ये तुम्हें पता है, और ये थीटा होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें कंपोनेंट ले सकते हो इस तरीके से, तो आपको क्या दिखता है कि u cos थीटा इधर होगा, u sin थीटा इधर होगा। तो यहां बताओ किस कंपोनेंट के वजह से एंगुलर मोमेंटम मिलेगा बच्चों, किस कंपोनेंट के वजह से एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, u cos थीटा के वजह से जो px आएगा, मतलब यहां पे एक px भी होगा और इधर होगा py। बोलो, नेट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इधर होगा u की डायरेक्शन में, उसका px होगा py। px का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओरिजिन से पास होगा, मानते हो, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो py का होगा। तो आप सेकंड के लिए बोल सकते हो LO वो हो जाएगा py इंटू रेंज, रेंज इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ रेंज आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा, बोलो px 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये ओरिजिन से ही पास हो रहा है, जो भी होगा ये होगा py, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेंज। तो py क्या लिख सकते हो, py हो जाएगा एम यू साइन थीटा इंटू रेंज, रेंज क्या होगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये आपके पास आएगा एम यू क्यूब बाई जी साइन थीटा। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आपको एंगल दिया जाएगा साइन 2 थीटा, तो आप इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। आप वेक्टर चाहते हो तो वेक्टर भी लिख सकते हो, py इधर है o इधर है, इसको घुमाओगे तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मतलब माइनस के कैप, मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप, ये भी माइनस के कैप होगा। तो दो जगह पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने लिखनी है। r/2 क्यों होगा परपेंडिकुलर, आपको यहां से नहीं निकालना है ना, आपको अगर यहां से निकालना होता है इसका एंगुलर मोमेंटम तब आप r/2 लेते, आपको ओरिजिन से निकालना है। देखो लिखा है
अबाउट ओरिजिन, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये ओरिजिन से लेना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, अगर लेकिन मैं इसी में आपसे पूछ दूं कि किसी जनरल टी टाइम में, प्रोजेक्टाइल के केस में किसी जनरल टी टाइम में कैसे हैंडल करोगे? कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, आपने इसको फेंक दिया यू से, और ये थीटा है। मान लो अपना ये पार्टिकल कहीं यहां पहुंच गया और ये कुछ जनरल किसी वी पे, ठीक है। अब इस पोजीशन पे एट टी इक्वल टू टी पे ये टी इक्वल टू 0 है, तो जब ये टी इक्वल टू टी पर है तब इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कैसे करोगे इसको? करने के लिए थोड़ा बताओ आप लोग। एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम, वो तो पर्टिकुलर पोजीशन थे, है ना, एक हाईएस्ट पॉइंट था और एक ग्राउंड था, वो पर्टिकुलर पोजीशन था, वहां आपको मिल गया। अब ये जनरल पोजीशन पे भी पूछा जाए तो क्या हम नहीं कर सकते? एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी, कैसे करें आप लोग बताओ? वेक्टर से करेंगे। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेक्टर से करेंगे। आप यहां पे कुछ जनरल एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे, आपको प्रोजेक्टाइल आता है, और इस समय इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस समय इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर आर है, और इसी डायरेक्शन में पी वेक्टर भी होगा, इसी डायरेक्शन में पी वेक्टर भी होगा, और ये होगा आर वेक्टर। तो अगर हम एनी हाउ पी वेक्टर और आर वेक्टर लिख लें तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो आर वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको लिखना आता है, प्रोजेक्टाइल में बताया गया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स क्या लिख सकते हो? यू कॉस थीटा टी आई कैप। वाई क्या लिख सकते हो? यू साइन थीटा, वर्टिकल मोशन से, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, जी टी जे कैप, ये लिख सकते हो। यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये आप क्या लिख सकते हो? जे कैप, ये लिख सकते हो। दिस इज योर वेक्टर आर, ये वेक्टर हो जाएगा आर। क्लियर है? कौन है भाई ये इंटीग्रेशन करने जा रहा है? कौन है ये? आज नींद लेके नहीं आए हो क्या बहुत लोग? अरे इसमें इंटीग्रेशन का स्कोप कहां से आता है यार? एंगुलर मोमेंटम इंस्टेंटेनियस हमने पूछा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसका फॉर्मूले में इंटीग्रेशन कहां दिख रहा है तुम्हें? आर क्रॉस पी ही होता है, तो उसमें इंटीग्रेशन कैसे सोच पा रहे हो? तो यहां पे अपने पास अब पी लिख लेते हैं। पी वेक्टर क्या होगा? तो पी वेक्टर भी बच्चों आपको दिख रहा है, उसके लिए वी वेक्टर चाहिए। क्या होगा? m इंटू वी वेक्टर, और वी वेक्टर क्या होगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या लिख सकते हो? वी एक्स तो अपना कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा, आई कैप। और वी वाई क्या लिख सकते हो? मोशन अंडर ग्रेविटी से, u साइन थीटा माइनस v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहां पे आ जाएगा u कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, v इक्वल टू u माइनस ए टी, जैसे आप करते थे, है ना। तो यहां से आपको p वेक्टर मिल जाएगा। अब बस आपको क्या करना है? l निकालना है अबाउट o।
तो वो आर क्रॉस पी होगा बच्चों, आर क्रॉस पी। इसको आप डिटर्मिनेंट से ब्रेक कर सकते हैं, आई जे के प्लस माइनस प्लस आर क्रॉस पी करेंगे तो आर वेक्टर है ये यू कॉस थीटा टी, और ये है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये हो जाएगा 0। इधर हो जाएगा p का u कॉस थीटा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा। अच्छा ये गलत लिख दिया है मैंने, ये थर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना भाई। तो ये होगा u साइन थीटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखा जाएगा ना भाई। तुम लोग भी नहीं बता रहे हो, अभी बता रहे हो। u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा के कैप 0, और इधर अपने पास आएगा u कॉस थीटा, ये आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, और फिर ये 0। इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व कर लेना है। आपको जनरल, मतलब इतना जनरल नहीं पूछेगा तुमसे, है ना। तुमसे कुछ थीटा दिया जाएगा, थीटा 45 डिग्री दे देगा, टी 2 सेकेंड दे देगा, वैसा आपसे पूछ सकता है। तो ये मैंने जनरल कर दिया है। आपसे कुछ थीटा और टी दिया जाएगा तो आपको और इजी लगेगा। तो अब ये डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हो, है ना। आई वाला तो 0 है, देखो आई वाला ऐसे ही दिख रहा है, 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस। जे वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल के वाला बचेगा, के वाला बचेगा, और वो ये होगा u cos थीटा इंटू टी, और उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये माइनस, हाँ ठीक है, माइनस u cos थीटा एक तो ये आएगा, फिर माइनस एक ये आएगा u cos थीटा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ m मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने इसमें, अच्छा p में, दोनों में एक m भी आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनरल अप्रोच बताया, आप इसको करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, किसी थीटा के लिए आप इजीली चिपका सकते हो। क्लियर है। अगर किसी ने किया है तो बता दो जरा क्या आ रहा है, किसी ने सॉल्व कर लिया है तो बता दो क्या आ रहा है। कुछ कट भी जाएंगे, दिख ही रहा है, जैसे यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, और यहां से भी हमें क्या मिलेगा, यहां पे भी m होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, और ये वाला टर्म तो कट ही जाएगा, एक टर्म इधर आएगा एक इधर आएगा। 2u cos थीटा साइन थीटा टी माइनस 3u cos जी टी। ठीक है, कर लीजिएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो ये जनरलाइज आप बता सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, कि एंगुलर मोमेंटम अभी तक हमने किसी पॉइंट के अबाउट देखा। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ रहा है भाई, एम जी यू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, अगर किसी बॉडी की बात कर रहे हो बच्चों जो कि रोटेट करेगी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो देखो क्या होगा, आप इसी फॉर्मूले से एक बॉडी के लिए भी बना सकते हो। मान लो एक बॉडी है कोई ऐसी, ठीक है, और ये बॉडी अपनी मान लो एक्स जेड प्लेन में है। ये बॉडी का जो प्लेन है वो क्या है, एक्स जेड प्लेन। और जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वाई एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना क्या है, वाई एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना वाई एक्सिस है, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, और ये है जेड एक्सिस, और ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस। तो बॉडी का जो प्लेन है वो कौन सा है, एक्स वाई। बॉडी इन एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन। तो बॉडी अपने एक्स जेड प्लेन में है ना, और ये रोटेट हो रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, आप मान लो कि इसमें से कोई एक डीएम मान लो, कोई भी एक डीएम मास मान लो, जैसे आप करते आए हो। तो कोई भी अगर एक डीएम मास लेते हो, यहां पे कोई भी एक डीएम मास लेते हो इस बॉडी में, तो अगर आप एक डीएम मास ले रहे हो बच्चों, तो डीएम के लिए क्या बोलोगे, एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, डीएम आई बोल सकते हो। ये आर आई है मान लो, आईएथ मास ले रहा हूं। ठीक है, तो डीएमआई में आपने क्या लिया, कुछ आर आई लिया है। अब आर आईएथ मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये परपेंडिकुलर ही होगा। क्यों, एक्सिस ऐसी है, प्लेन ऐसा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बॉडी पे कोई भी अगर लाइन खींचोगे तो इस वाई एक्सिस पे हमेशा वो दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। बोलो, वो डिस्टेंस अपना क्या होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो ये अपना एक्स जेड प्लेन है,
तो देख लो, तो एक्सजेड प्लेन में बॉडी घूम रही है, तो ये अपना एक्सजेड प्लेन है ना। तो एक्सजेड प्लेन में बॉडी अगर घूम रही है, तो आप कोई भी एक डीएम ले रहे हो आर आई का, तो इसका यहां से पर ये इसके ऊपर होगा, ये सब लोग समझ रहे हैं, ये बॉडी ऐसे घूम रही है और ये वाई एक्सिस है। तो आप यहां पे कोई भी अगर लाइन खींचोगे वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज, और ये घूम रहा होगा तो इसका अपना कोई वेलोसिटी होगा, और वो कितना होगा, मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इस रेडियस पे घूम रहा होगा अपना DMI। तो इसकी अपनी जो वेलोसिटी होगी कुछ v होगी, और वो कितनी होगी, RI ओमेगा, ये ओमेगा है। तो आप क्या बोल सकते हो कि DL आयत मास का जो है मास है DL I बोल रहे हैं, वो होगा DMI है ना इंटू MVR, तो MV इंटू RI, और V को क्या लिख सकते हैं, RI इंटू ओमेगा, इसको यहां पुट कर दो। तो DL एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयत मास, वो क्या हो जाएगा, DMI RI और RI स्क्वायर इंटू ओमेगा। ऐसे सभी का इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, और इसी से इस फॉर्मूले का लिमिटेशन आपको मिलेगा। समझना ये होगा बच्चों कि जितने भी डीएम मास होंगे उन सबका वेक्टर R क्रॉस V वो इधर ही होना चाहिए, सबका वेक्टर एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। तभी तो सारे वेक्टर जो है अगर वाई एक्सिस पे होंगे तभी तो ऐड होंगे। एक वेक्टर L इधर है, एक वाई एक्सिस पे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, तब नहीं कर सकते। तो ये इसका लिमिटेशन होगा। तो L होगा, L ऑफ बॉडी वो होगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, सभी लोग कई बार कर चुके हो, दिस इज I ऑफ बॉडी है ना अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, I ऑफ बॉडी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस इज I ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो L ऑफ बॉडी आप क्या लिख सकते हो, इट इज I ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा, वेक्टराइज लिख लो। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला वहीं लगा सकते हैं जहां बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक बात है, बट L वेक्टर इज पैरेलल टू ओमेगा होगा, देन ओनली एप्लीकेबल। मानते हैं कि नहीं? नहीं तो सभी डीएम का जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो अलग अलग जाएगा, वो सारा वाई एक्सिस पे नहीं जाएगा, तो जुड़ेगा नहीं। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो L ऑफ बॉडी इक्वल टू I ऑफ बॉडी। आप देख रहे हैं कि पूरे रोटेशन में I हर जगह है। आपको अगर I ही निकालना नहीं आएगा तो फिर आप L भी नहीं निकाल सकते, और आपको I निकालना आता है तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आप L निकाल सकते हैं, है ना। तो I ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। तो दिस इज वैलिड फॉर विच केस, व्हेन द बॉडी हैज प्योर रोटेशनल मोशन about any axis of rotation, and the constraint is L and omega must be of parallel। इसमें एक बात और आपको समझनी होगी, एक बात और समझना होगा कि सिमेट्रिकल एक्सिस होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, तब जाके आप ये यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट, कोई बॉडी जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है वो सिमेट्रिकल हो, तभी जाके ये वैलिड होगा। ये बात मैं और प्रूव कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं इसके रिगार्डिंग, पहले ये देख लीजिए।
जैसे मान लीजिए मैं कोई एक बॉडी लेता हूं, मैंने मान लो एक बॉडी लिया, एक सर्कुलर डिस्क है, कुछ भी है, ठीक है। अब ये बॉडी मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए वो रोटेट कर रही है हमारी बॉडी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहां पे L इक्वल टू आई ओमेगा तभी वैलिड होगा जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी सिमेट्रिकल, मतलब बॉडी हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो है रोटेट हो रही होगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहां पे अगर एक डीएम लेता हूं, मान लीजिए मैं यहां 2 मासेस ले रहा हूं डीएम के, मैंने यहां पे 2 मासेस ले लिया डीएम के। ठीक है, और एक मास मैंने यहां ले लिया मान लो। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो 2 डीएम मास लिया है अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी वो सुनिए। अगर ये सिमेट्रिकल होंगे तभी जाकर आप बोल सकते हैं कि इनका, मान लो मैं इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता हूं, इस एक्सिस पे मैंने कोई पॉइंट लिया है ओ, इस एक्सिस पे मैंने कोई पॉइंट लिया है ओ, और यहां पर अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं, देखो तो ये पोजीशन वेक्टर इसका होगा और ये इसका होगा। अगर मान लो ये सिमेट्रिकल नहीं हुए तो R1 और R2 होंगे, मान लेते हैं अभी R1 और R2 हैं, तो R1 और R2 होंगे। तो आपको पता है कि ये जैसे मान लीजिए ये 1 है, एक बॉडी लिया है, एक यहां पे 2, इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया, यहां से इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है, इसको ले लिया R2। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये R1 वेक्टर है और इसका जो वेलोसिटी है वो तो यहीं पर होगा, तो R इधर जा रहा है, R ऐसे जा रहा है और V जो है इस डिस्क के प्लेन में है, तो R क्रॉस V करेंगे तो उसका जो वेक्टर आएगा R क्रॉस V का, वो ये R वेक्टर जो इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है और जो V वेक्टर जो इस डिस्क के प्लेन में है उसके दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये हमारा वेक्टर जो है इधर है कहीं, इसको हम L1 बोल रहे हैं, तो ये मैं L1 बोल रहा हूं। इसी तरीके से ये R2 है और कहीं इधर V2 होगा, है ना, इधर कहीं पे अपना V2 होगा, तो R2 क्रॉस V करेंगे R, और इधर कहीं पे अपना क्या होगा ओमेगा, अच्छा V इधर होगा, V इधर होगा ना, तो R क्रॉस V करेंगे तो वो कुछ इधर जाएगा ऐसा। तो आप मुझे बताओ कि आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो L2, इसे लिख सकते हो L1। अब इसका जब कंपोनेंट लोगे, अगर ये सिमेट्रिकल हुआ तभी आपको इसके कंपोनेंट कैंसिल नजर आएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले और वर्टिकल वाले ऐड होंगे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम ये फॉर्मूला ठीक है, तो R1 और R2 बराबर है। अगर मैं सिमेट्रिकल ले रहा हूं तो मैं इसको R ले सकता हूं। ध्यान से देखो, सिमेट्रिकल नहीं होंगे तो आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये R लेंगे तभी जाके ये L होगा और ये L होगा, दोनों सेम होंगे। ये मैंने पहले अलग किया था ये समझाने के लिए कि अलग होगा तो क्या होगा। अब इसका एक कंपोनेंट होगा Lx, ये होगा Ly, ये होगा Lx और ये होगा Ly। तो अगर ये सिमेट्रिकल है बच्चों तो Lx कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। Lx अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, Lx इधर Lx इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। Ly सभी डीएम, जितने भी डीएम पकड़ोगे उन सभी डीएम का Ly जो है एक्सिस के पैरेलल जाएगा।
मानते हो कि नहीं? सभी जो है एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तभी वो सारे ऐड होंगे और L इक्वल टू फिर आपके पास आई ओमेगा बनेगा। ये बात समझ में आई बच्चों? पहले बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है ये। तो आप ये बोल सकते हो एल की डायरेक्शन नहीं समझ में आई। अच्छा, फिर बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये आर वेक्टर है, ये किसी स्पेस में है, ऐसे जा रहा है, और जो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, ये आर वेक्टर है, यहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस प्लेन में होगा। तो आर क्रॉस वी, सॉरी वी, और ये अपना आर वेक्टर होगा, ये यहां से निकाल रहे हो, ये आर वेक्टर होगा। तो आर क्रॉस वी करोगे, ये आर है, ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये कहीं इधर है, ये ऐसे जाएगा ना, पेनिट्रेट करके ऐसे जाएगा। और वी, तो वी क्या होगा? वी डिस्क के डायरेक्शन में होगा, वी कहीं इधर होगा। तो आर क्रॉस वी करोगे, ये आर है, ये वी है, तो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। आर क्रॉस वी करोगे, है ना, ये आर है और ये इधर वी है, तो आर को वी की तरफ ले जाओगे तो एल वेक्टर कहीं इधर स्पेस में होगा। एल वेक्टर डिस्क में नहीं है, एल वेक्टर भी कहीं ऐसे स्पेस में है, 3D है सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि आप इससे ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये दोनों मासेस, इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों मासेस अगर सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तभी इस एल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे। मानते हैं? तो एल इक्वल टू आई ओमेगा का जो लिमिटेशन है, दुनिया पढ़ती है, बट किसी अपने दोस्त से पूछ लेना जो पढ़ चुके हैं कि क्या एल इक्वल टू आई ओमेगा का कोई लिमिटेशन है, या हर जगह लगा सकते हैं। देखिए कितने लोगों से आंसर मिलता है। एल इक्वल टू आई ओमेगा जो है, एल इक्वल टू आई ओमेगा तभी वैलिड होगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि व्हेन बॉडी, है ना, rotating about axis of symmetry, है ना, then only we can say that L of body equal to I of body about axis of rotation into omega. देन ओनली एल इक्वल टू आई ओमेगा। तभी तो एल ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। आप बताओ, अरे तभी तो एल ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। नेट ओमेगा भी इधर ही होगा, ओमेगा कैप भी इधर ही होगा और एल कैप भी इधर ही होगा, है ना। एल कैप भी इधर ही होगा, ओमेगा कैप भी इधर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे आप एल इक्वल टू आई ओमेगा बता सकते हो। कब वैलिड होगा? ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और दोनों सेम डायरेक्शन में ये कब होंगे यूनिट वेक्टर? जब बॉडी किसके अबाउट रोटेट हो रही होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी पे। जैसे दूसरा फॉर्मूला है एक, टाउ इक्वल टू dl बाई dt। ये फॉर्मूला तुम्हें कुछ सिमिलरिटी दे रहा है f इक्वल टू dm बाई dp बाई dt के जैसा। ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा था f इक्वल टू dp बाई dt, याद है? ये ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन में तो रोटेशन में आप देखो, फोर्स के जगह टॉर्क, तो लीनियर मोमेंटम के जगह पे एंगुलर मोमेंटम, है ना। इसको आप बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। L इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा L, टॉर्क के लिए पढ़ा है R क्रॉस L से आप प्रूव कर सकते हो R क्रॉस P। ठीक है, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P है। इसको अगर डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो क्या मिलेगा बच्चों, dl बाई dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, dl बाई dt r क्रॉस, इसे क्या लिख सकते हो, f, इसे आप f लिख सकते हो, r क्रॉस f प्लस p क्रॉस, ये बताओ ये क्या हो जाएगा, v, और p क्रॉस v क्या होगा बच्चों, फर्स्ट लॉ कहां दिख रहा है मेरे भाई, ये फर्स्ट लॉ है। मतलब कुछ नशा करके आए हो क्या आज उत्कर्ष बाबू, ये सेकेंड लॉ है। नींद सही से नहीं ली है या कुछ नशा करके आए हो। अरे फर्स्ट लॉ दिख रहा है तुम्हें, पूरी मैकेनिक्स खत्म होने वाली है और कह रहे हो फर्स्ट लॉ। तो यहां पे ये p क्रॉस v, तो ये p क्रॉस v है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज p क्रॉस v, व्हाट इज p क्रॉस v, कमेंट करके बताइए जरा देखें। p क्रॉस v क्या लिख सकते हैं, p क्रॉस v क्या लिख सकते हो बच्चों, व्हाट इज p क्रॉस v। एक भाई लिखता है mv स्क्वायर, मतलब उसको ये क्रॉस प्रोडक्ट, उसको इससे मतलब नहीं है, मतलब पीवी और उसके लिए बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ये और ये उसके लिए दोनों सेम दिख रहे हैं। वो बाबा बन चुका है, ये असमानता नहीं रखता, ऊपर उठ चुका है ये भेदभाव से। उसके लिए पीवी या पी क्रॉस वी ये उसके लिए सेम है, तभी वो बोल रहा है एमवी स्क्वायर। इनका नाम है सुजल बाबा, श्री श्री 108 सुजल बाबा ने बताया कि पीवी हो चाहे पी क्रॉस वी हो सेम है, उसका आंसर है एम वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। पता नहीं यहां पे क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे टैलेंटेड लोगों को यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको किसी बहुत बड़े लेवल पे पढ़ना चाहिए, बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहिए। तो यहां पे P क्रॉस V तुम्हें नहीं पता यार, है V वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू P वेक्टर, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये प्रूव होता है dl बाई dt इज इक्वल टू टाउ। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ही आप समझ सकते हैं रोटेशन में, न्यूटन सेकेंड लॉ ही आप समझ सकते हैं रोटेशन में, टाउ इक्वल टू dl बाई dt, टाउ इक्वल टू dl बाई dt। यही चीज हमने सिंपल प्रूव किया है एंगुलर मोमेंटम से, टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा, इसी से आप आई ओमेगा भी प्रूव कर सकते हो, सारे फॉर्मूले प्रूव हो गए। टाउ इक्वल टू आपने पढ़ा dl बाई dt, और L क्या पढ़ा रोटेशन में, आई ओमेगा अभी अभी आपने पढ़ा। इसको यहां पुट करोगे तो टाउ क्या आएगा, d बाई dt। जैसे आप F इक्वल टू dp बाई dt से F इक्वल टू ma पुट कर देते हो, ठीक है। F इक्वल टू dp बाई dt से आप F इक्वल टू ma पुट कर देते हो, प्रूफ कर देते हो। वैसे ही यहां पे टाउ इक्वल टू dl बाई dt से टाउ इक्वल टू आई अल्फा प्रूव कर सकते हो। एक भाई अभी पूछ भी रहा है 0 क्यों हुआ, मतलब वो भी 108 बाबा नहीं है तो कम से कम श्री श्री कुछ है, वो भी बाबा ही है। अरे यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है मेरे भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। बहुत टैलेंटेड लोग हैं मेरे बैच में, आज पता चल गया ऑनलाइन में कितने टैलेंटेड लोग पढ़ाई करते हैं, ये भी पता चल रहा है। d बाई डी टी यहां पे, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, आई ओमेगा। तो L की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए आई ओमेगा, L वेक्टर की वैल्यू यहां पुट कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है तो ये हो जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी। ये सब हो सकता है आपके अभी जो स्कूल के एग्जाम देंगे, एनुअल एग्जाम, अगर ये आपके सिलेबस में होगा स्कूल के एग्जाम में, ये सब प्रूव आता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो टाउ हो जाएगा आई अल्फा,
और आपको जब प्रूव नहीं पता होगा तो आपको इसका यूज भी नहीं पता होगा। आज आपने पढ़ा कि L इक्वल टू आई ओमेगा कब यूज होगा, जब L वेक्टर और ओमेगा वेक्टर पैरेलल होंगे। और ऐसा कब होगा, जब बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकल होगी, या हमारी बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, तभी ऐसा होगा, क्योंकि तभी उसके LX LX कंपोनेंट कैंसिल होंगे और LY जुड़ेंगे। ठीक है। अरे भाई शुभम, मैंने बता दिया है, नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड है, वो भी एक हफ्ते के बाद होगा। तो यहां से आप ये भी प्रूव कर सकते हो, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन रोटेशनल डायनेमिक्स, है ना। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा dl बाई dt, ये सब आप दोनों यहां से प्रूव कर सकते हो। ठीक है। और ये कब वैलिड है, जहां पे टाउ और ओमेगा आपके सेम होंगे और वो चेंज नहीं हो रहेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने आपको दो केसेस बताया, जब एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी जो ट्रांसलेट कर रही है किसी पॉइंट के अबाउट बताया, फिर मैंने किसी बॉडी का एक्सिस के अबाउट बताया। सीट के बारे में अभी बता देंगे, डीपीपी में अगर सीट के क्वेश्चंस जो हैं वही करिएगा, अभी नहीं तो वेट करिए, अभी परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम ये बात करें कि अगर बॉडी जो आपने पढ़ा कि ट्रांसलेट भी करे और रोटेट भी करे, उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो केस व्हेन बॉडी इज ट्रांसलेटिंग body has translational as well as rotational motion। एंगुलर मोमेंटम का केस है ये। तो अब दोनों चीजें हो रही हैं, है ना। एंगुलर मोमेंटम कब की बात हो रही है, जब बॉडी एंगुलर मोमेंटम when body has translation as well as rotational motion। ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करें, तो याद करो मैंने आपको, जब ये कंबाइंड सिस्टम है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि पिछले नॉलेज से इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं बता चुका हूं अप्रोच, कि कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेट और रोटेट कर रही है तो आपको मैं इसका अप्रोच बता चुका हूं। क्या अप्रोच है बच्चों, कि जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है और रोटेशन भी, तो हम इसको ब्रेक करके कर लेते हैं। पहले हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जाते हैं, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हमें प्योर रोटेशन दिखेगा, और फिर मैं सेंटर ऑफ मास का क्या करूंगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेशन दिखेगा। तो ऐसे केस में जब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप एक ही लाइन लिखेंगे, एल ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो होगा एल ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट। देखिए कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, कैसे भी बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है जनरल, ये v से आगे बढ़ रही है और ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। ठीक है। अब इसी बॉडी को आप दो वे में देख सकते हो। आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी इस पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट। इस P पॉइंट के अबाउट आपको मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, दो फ्रेम में देख सकते हो। पहले अगर सेंटर ऑफ मास की बात करो तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, है ना, आप अगर बैठ जाओ तो आपको केवल COM फ्रेम, केवल रोटेशन दिखाई देगा। बोलो भाई, केवल आपको क्या दिखाई देगा, रोटेशन। इस बॉडी का ट्रांसलेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका भी वेलोसिटी VCM होगा और बॉडी का भी। ठीक है। तो यहां पे केवल प्योर रोटेशनल मोशन होगा।
प्योर रोटेशनल मोशन फील होगा। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एल ऑफ बॉडी अबाउट सीओएम, तो आप लिख सकते हो क्या, आई सीओएम इंटू ओमेगा, यही तो लिखोगे, आई सीओएम इंटू ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूम रही है, तो अभी अभी आपने पढ़ा उसका फॉर्मूला आई सीओएम ओमेगा। अब आप सेंटर ऑफ मास को देखो, तो सेंटर ऑफ मास को अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेट, बॉडी पूरी ट्रांसलेट कर रही होगी। तो अपना सीओएम केवल क्या कर रहा होगा, ये है अपना सीओएम, सीओएम इज ट्रांसलेटिंग विथ वी सीओएम, है ना, जो भी वी है, तो ये ट्रांसलेट कर रहा होगा। तो अगर ये ट्रांसलेट कर रहा होगा तो इसी बॉडी का, इस बॉडी का, है ना, इस पी पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन के लिए आप क्या बोल सकते हो कि ये जो पी पॉइंट है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे बैठ के आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास इज हैव ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। तो आप बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो क्या होगा, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस, आप इसको वी सीओएम लिख लो तो आपको ज्यादा सही लगेगा। तो आप इसको लिख सकते हो आर क्रॉस वी सीओएम, इसको लिख सकते हो आर क्रॉस वी सीओएम, बोलो बच्चों, इसको लिख सकते हो आर क्रॉस वी सीओएम। और ये एल ऑफ सेंटर, इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तो आपको नेट मिलेगा। तो आप यहां से बोल सकते हो कि एल ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये होगा एल ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एल ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो एल ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा आई सीओएम ओमेगा प्लस ये हो जाएगा एम, अच्छा एक मिनट, यहां पे एम भी होगा, मोमेंटम के जगह पे एम इंटू वी होगा ना, यहां एम भी कर लीजिए, मोमेंटम को एम इंटू वी सी एम लिख दिया है, तो एम आर क्रॉस वी सी एम। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप जनरलाइज ले सकते हो जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही होगी। तो जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही होगी तो आप इसको ब्रेक करके हैंडल कर सकते हो, ब्रेकिंग करके आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका एक एप्लीकेशन अभी करते हैं, ये हो गया क्या, आगे बढ़े। तो इसका एक एप्लीकेशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, अब इस रॉड को बच्चों कुछ वेलोसिटी भी दिया है मैंने, सेंटर ऑफ मास को v, और इसको एक ओमेगा भी दे दिया है, और ओमेगा की वैल्यू है v/2l, ओमेगा की वैल्यू है v/2l, ठीक है। और ये किसको हमने इस तरीके से v और ओमेगा देकर इसको किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फेंक दिया है ना। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने इसको फेंक दिया। आपको बताना है कि जो यहां पे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो इस ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, इस ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, ठीक है। ए के अबाउट इसका क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम। सभी को पता है कि इसका मोशन कैसा होगा, ये ऐसे आगे ट्रांसलेट करेगा, v कांस्टेंट है, तो ये आगे कौन, ये क्या होगा, ऐसे ट्रांसलेट करते हुए
ऐसे ट्रांसलेट और रोटेट करते हुए ऐसे आगे बढ़ेगा, इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, है ना। तो अब इसका किसी ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये कौन सा केस है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का है। तो इसको आप ब्रेकिंग करके देख सकते हो, है ना, आप इसको ब्रेकिंग करके देख सकते हो। तो ब्रेकिंग करके देखोगे तो आप पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सोचोगे, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसको प्योर रोटेशनल मोशन दिखाई देगा। अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि दिस रॉड इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विथ ओमेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू COM। एल क्या हो जाएगा, एल वेक्टर क्या हो जाएगा, एल ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू COM क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, -k कैप, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन होगा -k कैप। ये क्लियर है सभी को। अच्छा, अब हम क्या बोल सकते हैं, COM विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो COM विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देखोगे, मतलब अर्थ पे बैठ के सेंटर ऑफ मास को देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये वही पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अबाउट आप बोलोगे सर ये पॉइंट जैसे यहां पर है, तो पॉइंट आप कहीं पे भी लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कहीं पे पॉइंट लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही होगा v का, ये हटाइए। अब केवल आपको यहां पे VCM दिखेगा जिसकी वैल्यू v है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये है VCM, तो इसको, और P भी इधर ही होगा भाई, P भी अपना इधर ही होगा, P भी इधर ही होगा। तो आप P को क्रॉस कराइए इधर, तो क्लॉकवाइज मतलब -k क्या है। तो L ऑफ COM विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या लिखेंगे, M पूरा का पूरा M V, M R क्रॉस V होता है ना, M R क्रॉस V होता है, इसको आप MV R परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो MV R परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन आप राइट हैंड से निकाल लो। आप यहां क्या वेक्टर बनाओगे कि यहां पे मैं वेक्टर लिखूं, इसका वेक्टर, वो नहीं करना है ना, P इंटू R परपेंडिकुलर या MV R परपेंडिकुलर। तो MV R परपेंडिकुलर L/2, और डायरेक्शन राइट हैंड से निकाल लो, क्लॉकवाइज है तो -k कैप, क्लॉकवाइज है तो -k कैप। ठीक है बच्चों, अब आप इनको जोड़ दो तो आपको नेट मिल जाएगा L ऑफ P। तो L ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L ऑफ रॉड अबाउट COM प्लस L ऑफ COM विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। कितना आ रहा है बच्चों, ml²/12। ओमेगा की वैल्यू v के टर्म्स में दे रखी है मैंने आपको, v/12, और ये हो जाएगा प्लस MVL/2, और ओवरऑल -k कैप। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, m क्या आएगा, MVL/24 प्लस MVL/2 -k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो 13/24 कितना आ रहा है भाई, 13/24, यस 13/24 MVL -k कैप। तो ये आंसर आप टिक करेंगे, 13/24 MVL -k कैप, ये आंसर आप ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है। कब खत्म होगा ये चैप्टर, भाई अनुराग भाई पूछ रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है लग रहा है, सबको मजा आता है सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों को। अनुराग भाई कह रहे हैं कब जल्दी ये खत्म होगा, सबको खत्म की चिंता है। खत्म तो आपको बोलो कल कर दूं खत्म, है ना, बोलो तो कल खत्म कर दूं इसको, संडे को और 3-4 घंटे पढ़ा के खत्म कर दूं, ठीक है। चलिए फिर मंडे को मिलते हैं।
कंटिन्यू करेंगे इसी को। कोई अगर डीपीपी जो गई है, कोई डीपीपी अपलोड होगी अभी, तो उसको कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। डीपीपी जो है वो होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।